हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू डील विथ मेटलर्जी ऑफ आयरन। आज अपन आयरन है इसकी मेटलर्जी पढ़ेंगे। अपन ने बेटा कॉमन प्रोसीजर पढ़ लिया था, एलिंगम डायग्राम पढ़ लिया था। अब एक एक मेटल को लेकर उसकी मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके और से। आयरन इसके कौन कौन से और्स होते हैं, मेन कौन कौन से और है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं हेमेटाइट ये होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट ये होता है Fe3O4। और बेटा यहाँ पर Fe3O4 होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है FeO.Fe2O3। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितनी होगी, देखो एक आयरन की +2, एक आयरन की +3, 2 आयरन है तो कितनी होगी +6 और +2 +8, और टोटल आयरन कितने होगी 3, तो 8/3। तो ये इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 8/3। फिर होता है लिमोनाइट ये होता है Fe2O3.3s2। इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है लिमोनाइट। एक होता है सिडेराइट होता है FeCO3। इसका कार्बोनेट फॉर्म होती है आयरन की। एक होता है आयरन पायराइटिस, इसके बारे में पूछा भी जा चुका। आयरन पायराइटिस या इसी को अपन बोल देते हैं गोल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों का सोना भी बोलते हैं इसको, गोल्ड मूर्खों का। ये चमकता है, ये होता है FeS2। ये बेटा इसके मैन और है, और इनमें से भी मैन होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जिनसे अपने को आयरन है उसका एक्सट्रैक्शन करना होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले इसके और लिखो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइटिस। और आपको बताया मेनली आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। लिखेंगे आगे, आयरन mainly extracted from hematite and magnetite। आयरन उसका एक्सट्रैक्शन मेनली किससे किया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से। अब अपन पढ़ेंगे इसके लिए प्रोसीजर। तो लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। लिखो फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। और अपन कॉमन प्रोसीजर में पढ़ा था सबसे पहले कंसंट्रेशन। याद करो यहां पे कंसंट्रेशन क्या होता है, अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज को रिमूव करके परसेंटेज ऑफ मेटल या परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन है मेटल की और पार्टिकल्स में इंक्रीज करना। और यहां पर आप देखोगे आयरन प्रेजेंट है, इसका ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो यहां पे कौन सा कंसंट्रेशन का मेथड लेंगे, क्या फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ले सकते हैं क्या, नहीं, वो तो किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए वो होता है। ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए होता है। यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है, आयरन के ऑक्साइड है, ले सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन। याद करो मैग्नेटिक सेपरेशन मेनली कब होता है, जब एक पार्टिकल क्या हो उसमें मैग्नेटिक हो। तो यहाँ पर आयरन प्रेजेंट है ना, तो मेन तो यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक सेपरेशन, बट ग्रेविटी सेपरेशन ऑल्सो यूजफुल। लिखेंगे कंसंट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसको आप पढ़ चुके हो। मैग्नेटिक सेपरेशन में अपन ने क्या किया था, याद करो, एक पट्टा घुमाया था, कन्वेगर बेल्ट होता है, मैग्नेट पार्टिकल पास में गिर रहे थे, नॉन मैग्नेट पार्टिकल दूर जाके गिर रहे थे, इस टाइप से सेपरेशन हो रहा है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज मैन, बट ग्रेविटी सेपरेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ग्रेविटी सेपरेशन इसको भी आप यूज में ले सकते हैं। क्लियर हो गया। मेन तो क्या होता है
मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। मैग्नेट जहां पर बेटा आयरन पार्टिकल होंगे ना, तो वहां पर मेन तो कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के लिए किसको काम में ले सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन को भी लेते हैं। याद करो ग्रेविटी सेपरेशन का दूसरा नाम हाइड्रोलिक वॉशिंग था, लेविगेशन था। तो पहला कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद में अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में यहां पर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, मैं दोनों से ही बता रहा हूं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। आपको याद होगा रोस्टिंग में अपन क्या किया था, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, एयर के एब्सेंस में करते हैं। तो यहां पर देखो मैं आपको बता रहा हूं, पहले रोस्टिंग से बात कर रहा हूं। अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो वहां पर आर्सेनिक और सल्फर जैसी इंप्योरिटीज है वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएंगी। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, हीटेड in presence of air, then impurities like sulfur and arsenic removed through formation of volatile oxide, through formation of volatile oxides, ये अपने volatile oxide formation से हट जाएंगे। देखो सल्फर है, O2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, गैस होती है, रिमूव हो जाएगी। आर्सेनिक है, ये भी O2 के साथ में रिएक्ट करके AS2O3 बनाता है, ये भी वोलेटाइल ऑक्साइड है, तो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से ये हट जाएंगे। अब देखो यहां पर ये तो एक टाइप का रोस्टिंग हो गया। कैल्सिनेशन करेंगे तो डायरेक्ट हीट करेंगे, जैसे आपके पास में ये है Fe2O3 है, .3H2 लिमोनाइट मान लो आपके पास, तो हीट करोगे तो ये वाले क्या वेपर है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर है, ये मॉइस्चर एक टाइप से, ये वेपर फेज से हट जाएगी। आपके पास में क्या होगा, Fe2O3, वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा, या लिखना चाहो तो लिख लो 3H2। साथ में यहां पर अगर आपके पास में FeCO3 है, सिडेराइट है, तो हीट करोगे तो क्या बनाएगा आपका फेरस ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिमूव हो जाएगा। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताने वाला हूं मैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, इधर उधर का ध्यान हटाओ, कंसंट्रेट करो बोर्ड पे। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग मीन प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। आपने प्रेजेंस ऑफ एयर किया तब ये देखो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट रही है, सल्फर एंड आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटीज है आर रिमूव्ड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड। अगर इसके एब्सेंस में हीट करते आप, कैल्सिनेशन करते, तो यहां पर ये देखो वाटर निकल के यहां पर भी ये देखो ऑक्साइड बना लिया, या कार्बोनेट यहां पर भी जरूरी नहीं है, क्या बना लिया, फेरस ऑक्साइड। अब ध्यान देना बेटा, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में रोस्टिंग यहां पे मस्ट होता है। ऑक्सीजन पहले से भी प्रेजेंट है, अपने वहां पे ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट हो तो जनरली कैल्सिनेशन काम में लेते हैं, लेकिन वहां पर रोस्टिंग भी ले सकते हो। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हियर रोस्टिंग इज नेसेसरी। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि एक तो यहां पर सल्फर और आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएगी। दूसरा देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर जैसे FeCO3 है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में, और ये फेरस ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट सिलिका की इंप्योरिटीज से, यहां पर प्रेजेंट फेरस ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट सिलिका की इंप्योरिटीज से स्लैग फॉर्मेशन से हटने लगेगा। तो आपका आयरन तो स्लैग फोर्स से हटने लग रहा है और आपको तो आयरन ही चाहिए, तो इसलिए अगर आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाओगे तो ये फेरस ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, जिसका स्लैग फॉर्मेशन नहीं होता। दोबारा बोल रहा हूं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, यहां पर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है तो आप कैल्सिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा होगा, ज्यादा नेसेसरी कौन सा होगा, रोस्टिंग। क्यों होगा, क्योंकि सल्फर और आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटीज है वो अपने वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हटेंगी, एंड फेरस ऑक्साइड है ये सिलिका इंप्योरिटीज से स्लैग फॉर्मेशन से हट सकता है। तो अगर आप रोस्टिंग करोगे तो यहां पर फेरस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड का स्लैग फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नोट लगा के लिखेंगे, इसको उतारो पहले पॉज करके।
बता लिया, नोट लगा के लिखेंगे। नोट लगा के लिखेंगे। हियर रोस्टिंग इज नेसेसरी। हियर रोस्टिंग इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि आपको पता है सम इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर एंड आर्सेनिक आर रिमूव्ड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ देयर वोलेटाइल ऑक्साइड। तो अपन ये लिखेंगे हियर रोस्टिंग इज नेसेसरी बिकॉज सम impurities like sulfur and arsenic are removed through volatile oxide formation. volatile oxide formation. क्लियर है? ये अपन ने पढ़ा। साथ में सम मेटल या आयरन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फेरस ऑक्साइड। सम मेटल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फेरस ऑक्साइड which can remove through slag formation with silica impurities। बेटा जनरली सिलिका की इंप्योरिटीज यहां पे प्रेजेंट होती है। तो यहां पे ये जो आपका फेरस ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर का है। सिलिका की ये इंप्योरिटी प्रेजेंट है SiO2। ये SiO2 आपका प्रेजेंट है, इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटी है। तो इसी फॉर्मेशन हो जाएगा FeSiO3। ये स्लैग फॉर्मेशन से हट जाएगा। तो आपके तो आयरन है वो कम होता गया अमाउंट में, लेकिन आपको तो आयरन लार्ज अमाउंट में चाहिए, इसलिए आप यहां पर क्या करोगे? रोस्टिंग नेसेसरी है। देखो आपको ये बताया रोस्टिंग क्यों नेसेसरी है। एक तो यहां पर सल्फर और आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटी ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएगी। दूसरा ये बताया सम मेटल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फेरस ऑक्साइड व्हिच कैन रिमूव थ्रू स्लैग फॉर्मेशन विथ सिलिका इंप्योरिटीज। दैट्स व्हाई टू कन्वर्ट ferrous oxide into ferric oxide Fe2O3 roasting is necessary। तो इस कंडीशन में रोस्टिंग नेसेसरी है क्योंकि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 में, जिसका स्लैग फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आपको बताया कि यहां पर हेमेटाइट या मैग्नेटाइट इनमें देखोगे तो ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। तो आप सोचोगे कैल्सिनेशन होना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? रोस्टिंग पूछा जा चुका है। वाई रोस्टिंग इज नेसेसरी? तो एक तो इनको वोलेटाइल, ये जो है सल्फर और आर्सेनिक है, वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से इनको हटा देंगे। दूसरा फेरस ऑक्साइड तो प्रेजेंट रहेगा उसमें, वो फेरस ऑक्साइड है वो स्लैग फॉर्मेशन से हटने लगेगा, तो उसको हटाना नहीं है अपने को, आयरन तो चाहिए। तो इसलिए अपने को क्या करना है? फेरस ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है फेरिक ऑक्साइड में, जिसका स्लैग फॉर्मेशन नहीं होता। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा कंसंट्रेशन। मेन मेथड कौन सा होता है? ग्रेविटी सेपरेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन? मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, बट ग्रेविटी सेपरेशन ऑल्सो यूजफुल। फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो गया। नेक्स्ट लिखो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग और आपको पता है स्मेल्टिंग कहां पे होता है? ब्लास्ट फर्नेस में। रिडक्शन का मेथड होता है ना, ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंप्योर मेटल में।
नेक्स्ट मेथड है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग कहां पर होगा? आकर इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में होगा। अब देखो मैं ब्लास्ट फर्नेस बना रहा हूं, उसके बेटा 4 रीजन होते हैं, किस टाइप से इनको अपने को करना है पूरा डिटेल देखिएगा। ये मैं एक ब्लास्ट फर्नेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चेक कर लेते हैं कि बस नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये ब्लास्ट फर्नेस आपकी, इसमें पहला रीजन होता है 4 जोन है इसके अंदर। पहला मैं बता रहा हूं, पहला रिडक्शन जोन, इधर लिख रहा हूं मैं, पहला रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन, इस रिडक्शन जोन का टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत अलग है डेटा, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये याद रखना है 983 केल्विन से ऑलमोस्ट इक्वल या उससे कम होता है। रिडक्शन जोन है तो यहां पर क्या होगा? रिडक्शन, इसके अंदर अपन डालते हैं और प्लस फ्लक्स प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लक्स होता है यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट। अपर पार्ट का रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और लोअर पार्ट में होता है कार्बन और कॉक। याद करो अपन ने पढ़ा था इलिंगम डायग्राम में भी, लो टेम्परेचर 983 केल्विन है, उससे कम होगा वहां पर CO बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कार्बन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू के बेसिस पे बताया। ठीक है, देखिएगा यहां पे आपके पास में होता है Fe2O3 CO के साथ में ऑलमोस्ट ये 300 केल्विन होता है, 250 टू 300 या ऑलमोस्ट मैं 300 टू 400 लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट 300 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो जाएगी। फिर होगा Fe3O4 है, फिर ये CO के साथ में ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिड्यूस हो जाएगा फेरस ऑक्साइड में, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। फिर फेरस ऑक्साइड है वो CO की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये Fe बनाएगा CO2। यहाँ पे बना हुआ जो आयरन होता है स्पंज जैसा होता है, स्पंज जानते हो ना, तो इसको अपन बोल देते हैं स्पंजी आयरन। ये होता है स्पंजी आयरन। क्लियर हुआ? तो पहला आपका कौन सा हो गया? रिडक्शन जोन। सेकेंड होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन जिसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ बुक्स में 900 डिग्री सेंटीग्रेड भी, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। तो यहां पर इस वाले जोन में देखो क्या होगा, आप कितने लिया था? कैल्शियम कार्बोनेट एज ए फ्लक्स, ये डिसोसिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, निकल जाएगी। साथ में यहां पर प्रेजेंट होगा SiO2 की इंप्योरिटीज है, हाई टेम्परेचर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा Si प्लस CO2। SO2 भी रिमेनिंग हो तो यहाँ पर कार्बन इसको भी रिड्यूस कर देता है सल्फर में। MnO2 है तो यहाँ पे बनेगा Mn प्लस CO2। फॉस्फोरस P4O10 ये प्रेजेंट है तो कार्बन इसको किसमें बदलेगा? फॉस्फोरस प्लस CO2। ये होगा सेकेंड। कौन सा होगा? स्लैग फॉर्मेशन जोन। साथ में यहां पे देखो क्या होगा, इंप्योरिटी अगर बच जाएंगी ना, जैसे कैल्शियम SiO2 की बची है तो आपने यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया तो वो क्या करेंगे? इसके स्लैग फॉर्मेशन से हटाएंगे, जिसको आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। यहां पर बेटा जगह कम पड़ रही है तो मेन पॉइंट लिख रहा हूं मैं ब्लास्ट फर्नेस के। फिर उसके बाद में होता है फ्यूजन जोन।
फ्यूजन जोन, जो लगभग 1000 से 1200 डिग्री या 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से अपन ये मान लेते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट ये होता है। कुछ बुक्स में 1300 भी लिखा है, मैं 1300 लिख देता हूं। यहां पे देखिएगा क्या होता है, यहां पे जो स्पंजी आयरन होता है ना, इसको आप फ्यूज करवाते हो, ये ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको आप गला के किस में ले आते हो, लिक्विड फॉर्म में। हालांकि कुछ बुक्स में और भी यहाँ पे रिएक्शन आप बता रखें कि साथ में अदर रिएक्शन प्रोसेस भी होते हैं कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जहां पे CO वगैरह बनते हैं। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आप ये ध्यान रखो। फोर्थ होता है यहां पर कंबशन जोन। बेटा इसके अलावा जो भी और प्रोसेस होंगे ना वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। कंबशन जोन ये होता है लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पर कार्बन है वो O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का। और यहां पर जो CO2 है ये कार्बन के साथ में रिएक्ट करके 2CO बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ब्लास्ट फर्नेस का मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऊपर काम में आ जाता है। साथ में यहां पर अगर Fe2O3 रिमेन है तो हाई टेम्परेचर पर कार्बन के लिए, याद करो कल पढ़ा था, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कार्बन के लिए डेल्टा G की वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, उतना ही ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहां पर ये क्या बना लेगा, CO2 प्लस यहां पर भी क्या देगा, Fe। ये वाली प्रोसेस बेटा रिवर्बोरेटरी फर्नेस में भी कर सकते हैं, स्पेशल टाइप की एक रिवर्बोरेटरी फर्नेस होती है, उसमें भी कर सकते हो आप। हालांकि यहां पर अपन ब्लास्ट के बेसिस पे देख रहे हैं। तो आपके पास में यहां पर देखो आयरन मिलेगा, ये उस आयरन के साथ में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, SI की है, सल्फर की है, Mn की है, फॉस्फोरस की रहेगी, Fe की रहेगी, साथ में यहां पे कार्बन की भी प्रेजेंट रहती है। इनको अपन सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां पर मिलने वाला जो आपका आयरन इधर लिख रहा हूं, उस आयरन के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, Mn प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, SI प्रेजेंट होते हैं, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर जो कार्बन होगा उसकी परसेंटेज पूछा जाता है, यहां पर 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। और यहां पे इन इंप्योरिटीज के साथ में मिलने वाला जो आयरन होता है, उस आयरन का नाम होता है पिग आयरन। इसको आप क्या बोलोगे, पिग आयरन। कार्बन का परसेंटेज कितना है, 4%, तो मिलने वाला, और यहां पर मिलने वाला आयरन का नाम होता है पिग आयरन। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस, 4 जोन होते हैं। पहला रिडक्शन, लो टेम्परेचर है 983 केल्विन से कम हो गया, कौन बेटर होगा, CO, रिड्यूस करके क्या बनाएगा, आयरन। ये स्लैग फॉर्मेशन जोन है, जहां पर ये देखो MnO2 P4O10 है, ये बेटा इनके साथ में स्लैग फॉर्मेशन से भी हटेगी, जिसको मैं लास्ट में एक्स्ट्रा बताऊंगा। यहां पे फ्यूजन होगा, यहां पर कंबशन होगा। तो इनसे जो आयरन मिलेगा आपको, उसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, 4%, और इसको अपन बोल देते हैं पिग आयरन। और ये बेटा आयरन है उसकी सबसे इंप्योरेस्ट फॉर्म होती है। क्लियर हो गए, जहां पर कार्बन का परसेंटेज कितना है, 4%। यहां पे पूछा जाता है मेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जहां से स्टार्ट होता है ना CO, तो ब्लास्ट फर्नेस का मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है CO। उतारो, इसको लिखवाते हैं। उतार लिया, पहुंच करके उतार लेना। देखो आगे, तो इस टाइप से आपने सबसे पहले आयरन के मेटलर्जी में आपने कंसंट्रेशन किया मैग्नेटिक सेपरेशन से, फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में नेसेसरी कौन होता है, रोस्टिंग। क्यों हुआ, क्योंकि फेरस ऑक्साइड है वो स्लैग फॉर्मेशन से नहीं हटे, इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि फेरस ऑक्साइड किस में बदल जाए, फेरिक ऑक्साइड में। साथ में सल्फर और आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटीज है वो अपने वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाए। तो यहां पर आपको क्या मिला है, पिग आयरन। सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि ब्लास्ट फर्नेस में मेन रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन नहीं होता, मैन कौन सा होता है, CO, इसी से स्टार्टिंग होती है, ये मैन होता है, ये पूछा जा चुका है। फिर आपको यहां पर इससे कौन सा आयरन मिला था, पिग आयरन। पिग आयरन इज द इंप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। पिग आयरन होता है वो आयरन की सबसे इंप्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो अपन लिखेंगे पिग आयरन इज द impurest form
ऑफ आयरन, ये इसकी इम्प्योरेस्ट फॉर्म है। क्लियर? आगे देखो, अब यहां पर देखो, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है पिग आयरन में? 4% होता है। ये अपन पढ़ चुके, 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखो, इससे फॉर्म करना होता है कास्ट आयरन। इसमें क्या करते हैं, इसको बेटा रीमेल्ट करते हैं। रीमेल्ट करते हैं, फिर उसको कास्ट में डालकर, कास्ट होते हैं सांचे होते हैं एक टाइप के, तो उस कास्ट में डालकर फिर इसको कूल किया जाता है, और यहां पर मिलने वाला जो आयरन है कास्ट के अंदर, उसको बोल देते हैं कास्ट आयरन, वेयर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज ऑब्टेन 3%। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पिग आयरन इज रीमेल्टेड, पिग आयरन is remelted and placed in cast, remelted and placed in cast, then after cooling obtain iron is known as cast iron, where percentage of carbon is 3%। देखो पिग आयरन में कितना परसेंट था? 4%, और आपके कास्ट आयरन में कितना परसेंट मिला? 3%। देखो मैं और बता रहा हूं इसको, देखो आपके पास में पिग आयरन, रीमेल्टेड एंड कोल्ड, दो फॉर्म होती है रीमेल्ट करने के बाद में। कूलिंग की दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है सडन कूलिंग, एक होती है सडन कूलिंग, और एक होती है स्लो कूलिंग, एक होती है स्लो कूलिंग, सडन कूलिंग एंड स्लो कूलिंग। बेटा सडन कूलिंग करते हो तो यहां पर जो आपका पिग आयरन मिलेगा वो होता है वाइट टाइप का, वाइट कास्ट आयरन। पिग के बाद में देखो सडन कूलिंग की, रीमेल्ट किया फिर कूल करते हैं कास्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? कास्ट आयरन। और ये वाइट कलर का होता है, इसको बोल देते हैं वाइट कास्ट आयरन। और स्लो कूलिंग करने पे इसका कलर होता है ग्रे, तो ये होता है ग्रे कास्ट आयरन। रीमेल्ट करने के बाद में सडन कूलिंग पे मिलने वाला आयरन कैसा होता है? व्हाइट कास्ट आयरन। और स्लो कूलिंग पे क्या मिलेगा? ग्रे कास्ट आयरन। दोनों के अंदर ही परसेंटेज ऑफ कार्बन 3%, यहां पे भी परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां पे भी होता 3%। जब सडन कूलिंग करते हैं यहां पर कार्बन है वो मिलता है सिमेंटिक कार्बन की फॉर्म में, सिमेंटिक कार्बाइड की फॉर्म में, या इंटरस्टिशियल कार्बाइड की फॉर्म में, जिसको आप डी और एफ ब्लॉक में पढ़ा भी है। कार्बन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सिमेंटिक कार्बन या सिमेंटिक कार्बाइड, जैसे इस टाइप से Fe3C, या इसी को बोल देते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड याद करो कि आपको बताया हुआ है डी ब्लॉक में कि जैसे ही डी ब्लॉक के मेटल का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो जैसे ही सडन कूलिंग करेंगे तो कार्बन होता है वो उनसे इंटरस्टिशियल वॉइड में चला जाता है, तो उसको अपन बोल देते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और यहां पर जो कार्बन प्रेजेंट होता है, यहां पर ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेटा आपको क्या बताया? पिग आयरन मिला था, ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन आपको मिला था वो था पिग आयरन, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन था 4%। उसको आपने रीमेल्ट किया, रीमेल्ट करने के बाद में उसको आपने कूल किया। सडन कूलिंग करोगे तो व्हाइट कास्ट आयरन मिलेगा आपका, जिसमें कार्बन होता है वो 3% है। स्लो कूलिंग करने पे इसका कलर ग्रे होता है, जहां पर भी कार्बन 3% है, यहां पे कार्बन होता है वो सिमेंटिक कार्बाइड फॉर्म में होता है, और वहां पर ग्रेफाइट फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा पिग आयरन और कास्ट आयरन। अब बेटा इस कास्ट आयरन से अपने को फॉर्मेशन करना होता है रोट आयरन, फॉर्मेशन ऑफ रोट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन एंड स्टील फॉर्मेशन। उन दोनों का बेटा एक जैसी सी प्रोसेस होती है, उनको अपन एक साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको उतारिए।